चलिए हम कल मैंने प्रोसीजर डिस्कस कर दी है। किस किसने बैठा है उसको कोई दोस्त अच्छा जी, इंटरम और फाइनल ऑडिट का फर्क हम बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया, इंटरम ऑडिट का मतलब ये है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का कुछ पोर्शन ईयर एंड होने से पहले कर दिया जाता है और कुछ काम जो ईयर एंड होने के बाद काम किया जाता है उसे फाइनल ऑडिट कहते हैं। तो ये ऑप्शन है और ऑडिटर के पास कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, लिहाजा टाइम लाइन्स को बीट करने के लिए, ऑर्डर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बेटर रिसोर्स एलोकेशन करने के लिए ऊपर 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इंटरम ऑडिट परफॉर्म करते हैं। आमतौर पर इंटरम ऑडिट इनकम स्टेटमेंट का हो सकता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं, हम किसी हद तक टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी लगा सकते हैं। लेकिन जो वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेज है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ऑडिट है, वो इंटरम ऑडिट में मुमकिन नहीं है। क्यों? कि वो उस डेट के बैलेंस होंगे, जबकि मैंने रिपोर्टिंग करनी है, मैंने रिपोर्टिंग करनी है फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और अल्टीमेटली उसके ऊपर मुझे ये क्या है, इसके साथ में है। अच्छा अच्छा, और अच्छा, बस ठीक। तो अल्टीमेटली चलो बस ठीक है। अच्छा जी, तो अल्टीमेटली जो फाइनल ऑडिट है उसके अंदर हमने फिर जो इनकम स्टेटमेंट का हम ऑडिट कर चुके होंगे 6 माह का, 10 माह का, उसके बाकी पोर्शन को कवर करेंगे और बैलेंस शीट के तमाम बैलेंसेस की वेरिफिकेशन करेंगे। सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग हमने ली हुई है उसके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बैलेंस शीट के ऑडिट्स करते हुए। लेकिन इस सारे काम के लिए ज़रूरी ये है कि ये देखा जाए कि क्या जो अंडरस्टैंडिंग हमने इंटरम पीरियड में ली थी, सब्सिक्वेंटली वो अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग काम ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है, आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा, सिवाय वो जो इनकम स्टेटमेंट को आपने ऑडिट किया हुआ। तो जैसे मैंने कल बताया था कि इसके पर्पजेज क्या क्या हैं, इस वजह से हम जो है वो करते हैं इंटरम ऑडिट। उसके बाद से बेनिफिट बताए हुए थे कि अर्लियर आइडेंटिफिकेशन सिग्निफिकेंट मैटर्स, शेयर होल्डर, ये यूजर को टाइमली रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, ऑडिट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबल रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगी। ये सारे इसके बेनिफिट हैं, पूछा जाए तो आपको ये बताना होगा। IS 330 also states the higher the risk of material misstatement, the more likely is that the auditor may uh, decide it is more effective to perform substantive procedure near and true or at the period end rather than at the earlier period. अगर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर क्या है कि आप बिल्कुल नियर टू द ईयर एंड या आफ्टर द ईयर एंड ऑडिट करें। इंटरम ऑडिट रिकमेंड नहीं करता स्टैंडर्ड, अगर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अल्टीमेटली जो रिस्की इन्वायरमेंट है उसके अंदर मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता जिसके कल को मेरे अपनी रिपोर्ट के ऊपर उसके असर हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके कंट्रोल प्रॉपर ना हो, जहाँ पर कंट्रोल रिस्क हाई हो, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हाई हो, तो वहाँ पर इंटरम ऑडिट नहीं करना चाहिए। वहाँ पर ऑडिट आफ्टर द ईयर एंड या नियर टू द ईयर एंड जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। रीज़न ये है ना कि वो सिस्टम ही रिलायबल नहीं है। जब आप इंटरम ऑडिट करते हैं तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर सिस्टम वगैरह स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब वो सिस्टम ही रिलायबल नहीं है तो आपने इंटरम ऑडिट करने का फायदा तो नहीं है। आपको चाहिए कि इनके सेल का कोई सिस्टम नहीं, परचेज का कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, कट ऑफ प्रोसीजर नहीं लगाए हुए, तो इसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं है उस आधे साल के ऊपर टाइम जाया करने। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जहाँ रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट हाई होगा वहाँ जो ऑडिट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर या नियर टू द ईयर एंड लगाना ही बेहतर है। टिपिकल इंटरम ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड, मैंने बताया क्या क्या प्रोसीजर हैं,
उसमें लिस्ट डाउन कर दिया, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटी इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, डिटरमिनिंग मटेरियलिटी लेवल हम डिटरमिन कर सकते हैं, जिसको बाद में मजीद बढ़ा लेंगे, कम कर लेंगे, आसान लेवल पे। रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क स्टेटमेंट, जो मैंने रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क स्टेटमेंट असेस किया, उसको उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई रिस्पॉन्स डिसाइड कर सकता हूँ कि जब मेरे ऑर्डर प्रोसीजर रिस्पॉन्स मेरा क्या है मेरे ऑर्डर प्रोसीजर कि मुझे कौन से ऑर्डर प्रोसीजर किस वक्त कब किस तरह के लगाने हैं। टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, मैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल जो है वो लगाता हूँ। मतलब ये हम बात ये डिस्कस कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द इंटरम ऑडिट कौन कौन से प्रोसीजर लगाए जाते हैं, ठीक है। इंटरम ऑडिट के अंदर कौन से प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। नंबर वन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंट्री, यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए जाते हैं, मटेरियलिटी डिटरमिन की जाती है, जो असेस रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क स्टेटमेंट होता है उसका रिस्पॉन्स डिसाइड किया जाता है। यानी ऊपर मैंने ये ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंट्री, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ना, तो जब मैंने ये असेस करना है तो उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स है, मेरा रिस्पॉन्स क्या है कि मैंने किस जगह पे कितने डिसाइड करना है कि मेरे कितने रिसोर्सेज चाहिए, किस नॉलेज लेवल का स्टाफ होना चाहिए, किस तरह के मुझे ऑर्डर प्रोसीजर भी आगे फ्यूचर में और लगाने हैं, तो ये डिसाइड हो जाता है। फिर मैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल चेक कर सकता हूँ दैट टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाइज, ठीक है। तो परफॉर्म प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं तो 6 मंथ के ऊपर तेरी रेशो एनालिसिस कर लिया जाए, देखा जाएगा 6 माह के अंदर कौन सी चीज़ें और हो रही हैं, कौन सी चीज़ें अनयूजुअल हो रही हैं, वो देखा जा सकता है। फिर इसी तरह परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऑन द ट्रांजैक्शन अकर्ड डेट, ऑन द ट्रांजैक्शन अकर्ड डेट, इसका मतलब क्या है कि आप इनकम स्टेटमेंट के बैलेंसेस जो हैं उनको ट्रांजैक्शन अकर हुई होती है आपने वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आप ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं, उस बैलेंसेस को वेरीफाई नहीं कर सकते, हाँ किसी अकाउंट के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। मसलन रिसीवेबल अकाउंट के अंदर जो एंट्रीज हुई हैं आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन रिसीवेबल का बैलेंस वेरीफाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपने ये देखना है कि यार रिसीवेबल की अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है तो आप सेल जब वेरीफाई कर रहे होंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो है वो आपको उधर रिसीवेबल में भी नजर आएगा। तो वो ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन है, इट्स नॉट वेरिफिकेशन ऑफ द बैलेंसेस। अंडरस्टैंड। मैंने आप लोगों को शुरू में जब अकाउंटिंग पढ़ाई थी तो बताया था कि ये जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर फिगर्स होते हैं ना, ये दरअसल बैलेंसेस नहीं होते, ये टोटल सेल बैलेंस नहीं है, सेल इज टोटल, बट रिसीवेबल जो है दैट इज अ बैलेंस, वो टोटल नहीं, ठीक है। तो सेल ट्रांजैक्शंस का मजमूआ है, जबकि बैलेंस जो है रिसीवेबल का वो ट्रांजैक्शन का नेट रिजल्ट है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर वेरीफाई आप कर सकते हैं, तो ट्रांजैक्शन जब कहते हैं वेरीफाई कर सकते हैं तो इनकम स्टेटमेंट वाली भी हो सकती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाले जो अकाउंट है उनकी भी हो सकती है, लेकिन बैलेंसेस नहीं हो सकती है। टिपिकल फाइनल ऑर्डर प्रोसीजर क्या है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर है। फाइनल ऑर्डर प्रोसीजर जब आपने ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाले जो प्रोसीजर हैं हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे यहाँ पर है, वो अप्लाई ही ईयर एंड के बाद होते हैं, तो वो टैलेंट हो ही नहीं सकते। सब्सिक्वेंट पीरियड क्या होता है, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो वो तो होगा ही ईयर एंड के बाद, लिहाजा वो प्रोसीजर दरमियान में नहीं लगाए जा सकते। कोई कंसर्न रेजोल्यूशन नहीं हो सकती, वो भी ऐसे ही है, कोई कंसर्न प्रोसीजर नहीं लगाए जा सकते, फाइनल एथिकल प्रोसीजर नहीं लगाए जा सकते। इंटायर तो हम निकाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैंने आपको बताया था ना ओपिनियन बनाते हुए कि एथिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो वो फाइनल लेवल के ऊपर लगते हैं, वो इंटायर नहीं लग सकते। इसी तरह टेस्ट इंश्योर कंक्लूजन फॉर्म एट इंटरम ऑडिट का नेम रहेगा कि आप इस चीज़ के प्रोसीजर लगा सकते हैं कि जो आपने इंटरम ऑडिट के ऊपर लाइक आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के कंट्रोल के बारे में एक असेसमेंट की थी, तो फाइनल लेवल के ऊपर आप मजीद टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के अपनी वो वाली असेसमेंट कंफर्म कर सकते हैं। तो कहते हैं वो प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं जो आपकी इंटरम अंडरस्टैंडिंग को रिकन्फर्मेशन के लिए जो है या कंफर्मेशन के लिए आप लगा सकते हैं। इसी तरह ऑब्टेनिंग थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन अबाउट द बैलेंसेज है, बैंक बैलेंस है, लीगल एडवाइजर से कंफर्मेशन है, ठीक है। लीगल एडवाइजर का इंटरनल कंफर्मेशन है, इनका मुझे फायदे नहीं, वो तो बात बताएगा 6 महीने, अब तो 6 महीने और गुजर गए हैं, हालात वाक़यात और चेंज हो गए होंगे, जो आपके केसेज हैं उनकी और पोजीशन चेंज हो गई होगी, लिहाजा यू हैव टू चेक इट आउट।
तो कहते हैं जी आप जो ये रेंट वाले बैलेंसेज हैं थर्ड पार्टी से जो आपने करते हैं, वो बैंक हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं, कोई और एक्सटर्नल पार्टी है, उससे जो चीज़ें आपने कंफर्म करनी है वो ये रेंट के ऊपर ही प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं, वो इंटरम नहीं हो सकते। इसी तरह ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट से जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम बैलेंसेस के बारे में लेते हैं या ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, मैनेजमेंट से ड्यूरिंग द ऑडिट भी हम चीज़ें लिखवाते हैं कुछ मैटर्स, और कुछ हम एट द एंड ऑफ द ईयर एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं जिसमें मैनेजमेंट अपना प्रीमाइज एक्नॉलेज करती है। इंगेजमेंट लेटर में हम उनसे ये एक्नॉलेज करते हैं कि ये आपकी ड्यूटीज़ है, और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में ये एक्नॉलेज करवाते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करके आपको ये चीज़ें दे दी है, ठीक है। तो वो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी ये रेंट के ऊपर ही हो सकती है, वो भी इंटरम नहीं हो सकती। इसी तरह Either 330 specifically state the following procedure can only be performed at or after the period end। ये जो तीन प्रोसीजर हैं ये कहता है कि ये रेंट पे ही हो सकते हैं या आफ्टर दी रेंट हो सकते हैं, ये इंटरम नहीं हो सकते। क्या करना पहला शायद वो कहेगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रायल को उसके साथ हैंडल करना, ठीक है, ये दरमियान में नहीं हो सकता, होगा तो वो तो उस डेट की पोजीशन होगी, ठीक है। तो पहली चीज़ जो ये आपसे अगर वो पूछे कि कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि मस्ट है ये रेंट पे ही लगते हैं, तो सिर्फ ये तीन चीजें लिखनी है, ठीक है। एंड एग्रीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट टिक करने हैं क्लोजिंग बैलेंस, एग्जामिनिंग एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिपेयरिंग, जो क्लोजिंग एडजस्टमेंट रहती है, प्रोविजन की एडजस्टमेंट रहती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग डेट के ऊपर चार्ज हम करते हैं, ये रेंट के ऊपर जाते हैं, तो ये क्लोजिंग एडजस्टमेंट जो है इनके वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर ये रेंट पे लगाए जा सकते हैं, दरमियान में नहीं लगाए जा सकते। इसी तरह तीसरी चीज जो है प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू अ रिस्क दैट एट द पीरियड एंड द एंटिटी मे हैव एंटर्ड इनटू इम्प्रॉपर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन में नॉट हैविंग फाइनलाइज्ड, ठीक है, कि एंटिटी किसी ऐसी ट्रांजैक्शन आपने दो तरह के प्रोसीजर होते हैं कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है और इसी तरह अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू तो नहीं है, या रेवेन्यू वो तो नहीं रिकॉर्ड हो गए जो रिकॉर्ड करने वाले नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की अभी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकें, उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये भी प्रोसीजर ये रेंट के ऊपर ही लगाए जा सकते हैं। प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू अ रिस्क एट द पीरियड एंड, यानी ये जो रिस्क है इसको हमने रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रोसीजर लगाने हैं, द एंटिटी मे हैव एंटर्ड इनटू इम्प्रॉपर सेल कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन में नॉट हैविंग फाइनलाइज्ड, यानी सेल हुई नहीं और आपने रिकॉर्ड कर दिया, इस बात के जो रिस्क है उसको वेरीफाई करने के प्रोसीजर हमने ये रेंट पे लगाना, ठीक है, क्योंकि ये कट ऑफ प्रोसीजर लगाएंगे हम। कट ऑफ प्रोसीजर एक्चुअली यहाँ से सीधा अगर लिखता तो लिख देता कि कट ऑफ प्रोसीजर जो है वो ये रेंट पे लग सकते हैं। कट ऑफ प्रोसीजर क्या होते हैं कि जी टोटल जो सेल है वो उसी साल की सेल है, ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई की को सेल 30 जून में रिकॉर्ड कर ली, ये ऑब्जेक्टिव के तहत कंपनीज ऐसा करती हैं, अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक सेल टारगेट अचीव करना हो तो वो 1 जुलाई की 2 जुलाई की सेल बैक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस बात का अगर रिस्क उसने फील किया ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट करते हुए, तो ये जो प्रोसीजर कट ऑफ के प्रोसीजर हैं ये रेंट पे ही लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर लोग सेल्स को ओवरस्टेट करने के लिए अगले 1-2 दिनों की सेल भी 30 जून में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, या अगर सेल टारगेट इस साल के मीट हो गए हैं तो 30-29 जून की सेल को अगले साल में ले जाते हैं। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि 30 तक की सेल भी 30 में बुक हुई है, ना कोई 30 की सेल बाद में गई है ना कोई बाद की सेल 30 में आई है, जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं उन्हें हम कट ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, ये सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर है, तो ये रेंट पे ही लगाए जा सकते हैं, दरमियान में तो इनके लगाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। जब ये वाला रिस्क हो कि मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है तो इस रिस्क को एड्रेस करने के जो प्रोसीजर हैं जिन्हें हम कट ऑफ प्रोसीजर हैं तो कहते हैं वो ये रेंट पे ही लगाए जा सकते हैं। तो ये 3 तरह के प्रोसीजर जो हैं ये रेंट पे ही लगाए जाएंगे। नंबर 1 क्या बैलेंसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड के साथ एग्री करना, जो क्लोजिंग एडजस्टमेंट या एग्जामिनेशन करना और कट ऑफ प्रोसीजर लगाना जब इस चीज़ का रिस्क मौजूद हो कि एंटिटी जो है वो इम्प्रॉपर रेवेन्यूज रिकॉर्ड कर सकती है। ये सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं है
किसी भी एक्सपेंस के लिए हम कट ऑफ प्रोसीजर लगाते हैं, किसी भी इनकम के लिए कट ऑफ प्रोसीजर लगाते हैं, ताकि जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है या नहीं, ये रेंट के ऊपर ही प्रोसीजर लग सकते हैं। हाँ जी, कंप्लीटनेस भी ऐसे चेक की जाती है। कंप्लीटनेस दरअसल चेक करने के लिए कट ऑफ प्रोसीजर लगाया जाता है। कंप्लीटनेस एक खूबी है कि ट्रांजेक्शन मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड होती है। कट ऑफ प्रोसीजर लगा के हम कंप्लीटनेस की एग्जैक्शन वेरीफाई करते हैं। अच्छा जी, अब आगे बात कहता है कि सम टाइम आप फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, तो देखिए जब मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास पिछली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैंने ऑडिट की हुई है, तो इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंसेस ऑडिटेड है, वेरीफाइड कर दी है। मैंने सिर्फ एक काम करना है कि जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनसे मैंने ओपनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बैलेंसेस पिक कर, यानी जो पिछले साल के क्लोजिंग थे क्या वही इस साल की ओपनिंग को लाएंगे? ऐसा तो नहीं है, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस कुछ और था, आपने अगले साल में पिछले साल का क्लोजिंग कुछ और था, जो अगले साल ओपनिंग बनाना आपने वो चेंज कर, तो ये कैसे वेरीफाई होगा? मैं पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लूंगा, मेरे पास पिछले साल का क्लोजिंग ट्रायल पड़ा हुआ होगा, मैंने साइन करके देती है जब ऑडिट मुकम्मल हो जाता है, मैंने उस क्लोजिंग ट्रायल को इस साल की बुक्स के ओपनिंग बैलेंसेस के साथ पिक करना। ठीक है, जितने भी बैलेंस शीट फिगर होंगे वही होंगे ना, ठीक। इनकम स्टेटमेंट के फिगर तो दफन हो जाते हैं कहाँ पर? इक्विटी के अंदर, उनके बैलेंसेस तो नहीं कैरी फॉरवर्ड होते, बैलेंसेस तो सिर्फ बैलेंस शीट के कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो जो पिछला ट्रायल बैलेंस था जिसके अंदर देखिए ट्रायल बैलेंस ना दो तरह के होते हैं, शुरू में शायद आपने पढ़ा होगा। एक वो ट्रायल बैलेंस है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस और एसेट और लायबिलिटीज के बैलेंसेस दिए। फाइनल स्टेज के ऊपर एक ट्रायल बैलेंस बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसेट और लायबिलिटीज के बैलेंस है। ठीक है, वो वाला ट्रायल बैलेंस मैंने लेना है और इस साल की बुक्स पकड़नी है और उसके तमाम बैलेंसेस जो थे, जो पिछले साल के क्लोजिंग एसेट लायबिलिटीज थे, इस साल के ओपनिंग क्लियर करनी है। ठीक हो गया? तो अगर तो मैंने ऑडिट किया हुआ है तो ये काम तो मैं सिर्फ ये काम करूँ, लेकिन अगर पिछला ऑडिट ही मैंने नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा हूँ, तो फिर ओपनिंग बैलेंस के लिए मुझे थोड़ी स्पेशल कंसिडरेशन जो है वो देनी पड़ेगी। प्लानिंग करके हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली प्लानिंग पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग के अंदर अगर मैं फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा हूँ तो ओपनिंग बैलेंस की वेरिफिकेशन के लिए मुझे कुछ एडिशनल कंसिडरेशन का ख्याल रखना है। The purpose and objective of planning the audit are the same, whether the audit is an initial or a recurring engagement. Initial engagement कहते हैं अगर आपने ऑडिट पहली दफा कर रहे हैं, recurring आप कहते हैं पिछला भी ऑडिट आपने किया, जरूरी नहीं है बहुत सालों से आप कर रहे हैं। recurring पिछला काम आपने किया है, ऑडिट किया है, ये भी आप कर रहे हैं, तो ये इस साल वाला ऑडिट recurring कहलाता है। अगर पिछला ऑडिट आपने नहीं किया और इस साल आप कर रहे हैं तो ये इनिशियल ऑडिट है। ठीक है, the purpose and objective of planning the audit are the same whether the audit is an initial or recurring engagement. However, for an initial audit, the auditor may need to expand the planning activities because the auditor does not ordinarily have the previous experience with the entity that is considered when planning recurring engagement. For an initial audit engagement, additional matter the auditor may consider in establishing an overall standard audit plan include the following. इनिशियल ऑडिट के अंदर, अब इनिशियल ऑडिट जब मैं बोलूँगा तो मैं समझ रहा हूँ आपको पता है क्या। इनिशियल ऑडिट के अंदर प्लानिंग के अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो रिकरिंग ऑडिट है उसके अंदर तो मैंने पिछला प्लान भी मैंने बनाया हुआ है, पिछला ऑडिट भी मैंने किया हुआ है, तो कुछ चीज़ें रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी एंटिटी और उसके रिस्क असेसमेंट के हवाले से था होते कि हालात चेंज ना हो गए हों, मैंने वो आमतौर पर सेम रहती हैं। मैं थोड़े से प्रोसीजर लगा के अपनी पिछले अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म कर लेता हूँ और अगर कुछ चेंजेस आई हैं तो इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा हूँ, इनिशियल एंगेजमेंट में हूँ, तो मैंने तो नहीं पहले रिस्क असेस किया हुआ, लिहाजा मेरी रिस्क असेसमेंट और डिटेल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये एडिशनल कंसिडरेशन है प्लानिंग के हवाले से। क्वेश्चन वो ये पूछता है कि जब आप वो कहानी बनाएगा कि आप एक ऑडिट के अंदर आप इंगेजमेंट पार्टनर हैं और ये आपकी इनिशियल इंगेजमेंट है एंड यू आर प्लानिंग द ऑडिट, what consideration you will have additional for this initial engagement. The additional consideration क्या होंगे, इनकी प्लानिंग एक्टिविटी जो करनी ही करनी है। तो नंबर वन,
अनलेस प्रोहिबिटेड आपने कम्युनिकेशन करना है, फाइल देखनी है प्रीडिसेसर क्या पिछला ऑर्डर है, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ तब अपने के बाय लॉ ये मना ममानत ना, अगर अगर मना किया हुआ है कि मैं उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता तो फिर मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन अगर ममानत ना हो तो हम ये काम कर सकते हैं। नंबर 2, a major issue including the application of accounting policy or of auditing and reporting standard discussed with management in connection with the initial selection as auditor, the communication of these matters to those charged with governance and how these matters affect the overall audit strategy and audit plan. अगर आपको नजर आए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते ही कि आपको उनकी कोई सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर इशू नजर आ रहा हो तो वो इशू आप जो चार्ज के बोनस वाले लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करें, और उस कम्युनिकेशन के नतीजे में आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है उसके लिए आप अपना ऑडिट प्लान जो है मुरतब करेंगे, क्योंकि जब आप रैपिंग ऑडिट कर रहे हैं फिर तो आपको पता है क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चल रही है, उसके मुताबिक आपका पिछले साल प्लान भी बना हुआ होगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं तो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी देखी जो जो नॉर्मल से हट के है, कई बहुत सारी जगहों पे रोल अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, लाइक ये जब हम कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे आते हैं, ठीक है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी कि हमने पॉलिसी चेंज कर ली है, सॉरी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा कि हमने अपना एस्टिमेट चेंज कर लिया फेयर वैल्यू का, और इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, पीछे हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन क्या हम रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करने के बाद दोबारा अगर चाहें तो कॉस्ट मॉडल पे जा सकते हैं? जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, मतलब मैं कॉस्ट मॉडल से आया रिवैल्यूएशन मॉडल में 5 साल रिवैल्यूएशन मॉडल चलाया, 5 साल बाद मैंने कहा मैंने फिर कॉस्ट मॉडल पे जाना, ठीक है, तो जा सकते हैं, IS 40 में भी जा सकते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी जा सकते हैं। तो जब हमने इस तरह को काम मैंने अकाउंट देखे उसके अंदर इस तरह का काम हुआ तो मैं उसके लिए मुझे स्पेशल प्लानिंग कंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह the audit procedure is necessary to obtain sufficient appropriate return regarding the opening balances. ये ओपनिंग बैलेंसेस को मैंने कैसे वेरीफाई करना है, रेकरिंग ऑडिट में तो मैंने आपको बता दिया सीधा हिसाब है, ट्रायल पिछली फाइल से निकालूंगा और बुक्स को टिक कर लूँगा, लेकिन मैं पिछला मेरे पास मैंने ऑडिट नहीं किया हुआ, लिहाजा मैंने ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल कंसिडरेशन को प्लान करना है, तो ये बता रहा है, तो ओपनिंग बैलेंसेस का स्टैंडर्ड है ऑडिट के अंदर, वो मैंने अप्लाई किया, वो मेरी प्लानिंग के अंदर वो नजर आना चाहिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल लेवल पे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और इनिशियल ऑडिटिंग, फॉर एग्जांपल द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मे रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनल पार्टनर और सीनियर इंडिविजुअल टू रिव्यू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी प्रायर टू कमेंसिंग। कहता है कि फर्म का अपना जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर हो सकता है इनिशियल एंगेजमेंट के लिए, तो वो आपकी प्लानिंग के अंदर कॉस्ट रेट होना चाहिए आपकी ऑर्डर स्ट्रेटजी के अंदर। उसने एक एग्जांपल दी है कि कुछ फर्म्स के अंदर इनिशियल एंगेजमेंट के अंदर जो आपका ऑडिट प्लान होता है दैट इज टू बी रिव्यूड बाय सम सीनियर पार्टनर, ठीक है, तो कहते हैं आपने अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर इस चीज़ का मार्जिन रखना है कि आपका जो बनाया हुआ ऑडिट प्लान है वो आपने यू विल गेट इट रिव्यूड फ्रॉम समवन एल्स इन द फर्म हु इज सीनियर टू यू और हु हैज एक्सपीरियंस फॉर दैट ऑडिट, तो ये प्लानिंग के अंदर फिर मुझे इस चीज़ का भी माध्यम जो है वो रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन ये रेपिटेशन हो रही है जो पीछे लिखा हुआ है इसको क्रॉस करना है, तो ये पढ़ा ना कल इसको क्रॉस करना है। अच्छा जी, अब हमने प्लान कर लिया इस काम को, ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिस्क असेसमेंट पर। हमने प्लान में ये प्लान किया कि हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने हैं, पढ़ा ना हमने, और फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर लगाने हैं, कल वाला लेक्चर में फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर किस तरह के हैं, रिस्क असेसमेंट 3 तरह के हैं, वो प्रोसीजर इस स्टैंडर्ड में बताए हुए जो मैं पहले डिस्कस कर, कल वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जो लोग कल नहीं थे वो लेके किसी से उसको देखिए। अब रिस्क बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे होते हैं, रिस्क एक जनरल टर्म है,
आमतौर पर रिस्क का जब वर्ड बोला जाता है ना, तो इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव की, लेकिन एक्चुअल व्यू और ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली रिस्क का मतलब प्रोबेबिलिटी, रिस्क का मतलब कोई नेगेटिव चीज नहीं है। जब आप कहते हैं कि यार बारिश होने का रिस्क है, इस बात का रिस्क है कि बारिश होगी, तो इसका मतलब क्या है? ये कोई नेगेटिव चीज थोड़ी है। हम कहते हैं यार इस बात के चांसेस हैं कि बारिश होगी, प्रोबेबिलिटी इतनी है कि बारिश होगी, तो रिस्क मीन प्रोबेबिलिटी। पहले तो ये बात समझिए। अब बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। मसलन मार्केटिंग रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, HR टर्नओवर रिस्क, ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क, इसी तरह आपकी प्रोक्योरमेंट रिस्क, ठीक है, करते 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क, ये भी एक एलिमेंट है। जब मैं कहता हूँ मार्केटिंग रिस्क, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट की मार्केट पता नहीं कितने % चांसेस हैं कि ये मार्केट कितनी कवर करेगी, कितनी कवर नहीं करेगी। जब मैं कहता हूँ HR टर्नओवर रिस्क, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे एम्प्लॉई का जॉब छोड़ के जाने का की चांसेस प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब मैं कहता हूँ लिक्विडिटी रिस्क, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की कैश पोजीशन टाइट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज, ठीक है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने रिस्क, ठीक है। ऑडिटर का बिजनेस के जो ऑपरेशनल रिस्क है उसके साथ कोई लेना देना नहीं। रिस्क को, बिजनेस रिस्क को हम अगर ब्रॉडली स्पीकिंग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क और एक फाइनेंशियल रिस्क। ऑडिटर का ताल्लुक ऑपरेशनल रिस्क के साथ नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क। एम्प्लॉइज के लेट आने का रिस्क, ऑडिटर का इससे क्या लेना देना? प्रोडक्ट लो क्वालिटी बनने का रिस्क, ऑडिटर का इससे क्या लेना देना? रॉ मटेरियल की क्वालिटी सही ना होने का रिस्क, ऑडिटर का क्या लेना देना? ठीक है। एम्प्लॉइज टर्नओवर का रिस्क, इससे ऑडिटर का क्या लेना देना है? लेकिन हाँ, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर टर्नओवर का रिस्क जो है उसके साथ ऑडिटर का लेना देना, ठीक है। तो ऑडिटर का कंसर्न होगा फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क जो है, लिक्विडिटी रिस्क भी फाइनेंशियल रिस्क है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का टर्नओवर जो है वो भी फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉन अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो है, न्यू स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी क्या है? ये भी एक किस्म का फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क इसलिए फाइनेंशियल रिस्क है कि जब कंपनी लिक्विडिटी क्रंचेस में होंगी तो वो प्ले करने की कोशिश करेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए। तो एक्चुअली मेन ऑडिटर का किस रिस्क के साथ ताल्लुक है? ऑडिटर का जो मेजर कंसर्न होता है वो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो नीचे मैंने रिस्क आपको बताए हैं ना, ये सारे रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट को बढ़ा देते हैं। लिक्विडिटी टाइट होगी, मिस स्टेटमेंट का रिस्क बढ़ जाएगा। करंट रेशियो आउट होगी, इन्वेंट्री की ओवर वैल्यूएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, गॉट इट, ठीक है। इसी तरह लिक्विडिटी टाइट होगी, आप प्रोविजंस बुक करने से अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने को प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट अचीव करना है, बैंक से फाइनेंसिंग आपकी विड्रॉ हो जाएगी अगर उतना प्रॉफिट इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कवर उतना ना निकला, यानी प्रॉफिट एक हद तक ना आया, तो आप क्या करेंगे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अप्रूवल्स बुक करने को अवॉइड करेंगे ताकि आप प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। डेप्रिसिएशन को अंडर कॉस्ट करेंगे। तो दरअसल ऑडिटर का मेजर कंसर्न जो होता है वो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट के साथ, और चूंकि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, लिहाजा ऑडिटर का इंडायरेक्ट लिंक किस चीज के साथ हो गया? फाइनेंशियल, तमाम फाइनेंशियल रिस्क के साथ। ऑपरेटिंग रिस्क का ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं। मशीन के खराब होने का रिस्क मिलेगा कोई, ठीक है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस का रिस्क है, वो मेरी डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है, मुझे उसे जरूर। तो ऑडिटर बेसिकली जैक ऑफ ऑल होता है, उसे इन सारी चीजों से अवेयर होना चाहिए। अब सबसे पहला काम प्लानिंग करने के बाद ऑडिटर ये करेगा कि वो रिस्क असेसमेंट करे, ठीक है। इस चीज की रिस्क असेसमेंट करनी है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट।
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट का कितना रिस्क मौजूद है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी मिस स्टेट हो सकती है, और उसके मुताबिक फिर वो क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा। अब ये जो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा। पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट कैसे करेगा, क्या करेगा, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएगा। कल समझ आएगी बात। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के वो दो काम करता है, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ मिसस्टेटमेंट का रिस्क है, उसकी वो असेसमेंट कर लेता है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट एट प्रिलिमिनरी लेवल वो कर लेता है। एंड नंबर 2, वो एंटिटी को अंडरस्टैंड कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड सिक्योरिटी। यानी ये एक काम करते हुए मैं ये दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता हूँ। रिस्क भी सेस हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग की मुझे नॉ भी हो जाती है उसकी एंटिटी, ठीक है। उसके बाद वो उस रिस्क को मजीद कंफर्म करने की कोशिश करता है। वो कैसे करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या थे, यदि सिस्टम किस तरह के हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया, मैंने कोई ऑब्जर्वेशन की, कोई कागज कागज देखे, लोगों के बाद में इंटरव्यू कर ली, उनसे बातचीत कर ली, ठीक है। कोई जो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई प्लानिंग स्टेज के टाइम पर, उनसे मैंने कोई रेशियो एनालिसिस वगैरह कर लिया, तो मुझे सम हो कुछ ना कुछ अनयूजुअल चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी, कुछ रिस्क असेस हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं रिचा, मैंने सिर्फ जनरली इंक्वायरीज की हैं, ऑब्जर्वेशन की हैं, कोई मैंने प्रोसीजर, अभी मेरे प्रोसीजर यही हैं अभी फिलहाल। अब मैंने फर्ज करें, मैंने ये नतीजा निकाला कि यार रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट जो है ना वो हाई है। अब मेरे इस नतीजे के बाद बहुत ज़्यादा हाई है, और मैंने जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी एंटी एंड इसकी एनवायरमेंट की है, उससे मुझे ये पता चला कि कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं। लिहाजा अब मेरा हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने के बाद डायरेक्ट सबस्टांटिव प्रोसीजर में चले जाओ। मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात हमने कल पढ़ी है, आपको शायद थोड़ी उलझन हो रही होगी, ये हमने कल पढ़ी है, इनके दरमियान लिंक पढ़ा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट कहाँ चला जाऊँगा, सबस्टांटिव प्रोसीजर पे चला जाऊँगा, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल स्किप कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या भेजता हूँ, मैं टाइम भेजता हूँ, मैंने अपना टाइम नहीं लगाया, मेरी इन्वेंट्री मेरा टाइम ही है, ठीक है। लिहाजा उसे मैंने बचाना। लेकिन अगर मुझे ये नजर आया कि नहीं यार कुछ ना कुछ सिस्टम तो है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट भले मैंने हाई असेस किया है लेकिन सिस्टम मौजूद है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अपनी वो जो असेसमेंट है ना कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट हाई है, मैं उसे रिफाइन करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो वो जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाऊंगा तो मैं एरिया स्पेसिफिक रिस्क डिटरमिन कर सकूँ और मजीद फाइन रिस्क डिटरमिन कर, रिस्क असेसमेंट को मजीद रिफाइन कर लूँगा। लाइक मुझे सेल का रिस्क रहता से पता चल जाएगा, मुमकिन है मेरी ओवरऑल असेसमेंट तो ये थी कि रिस्क हाई है, लेकिन जब मैंने एरिया स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया, मैंने रेवेन्यू के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया, तो मेरी तमाम ट्रांजेक्शन एब्सोल्युटली कंट्रोल्स के मुताबिक हुई। लिहाजा मेरी असेसमेंट रेवेन्यू के बारे में ये होगी कि रेवेन्यू के अंदर जो रिस्क है वो क्या है, कंट्रोल रिस्क हो। लिहाजा मैं अगर 1000 ट्रांजेक्शन है उनमें से मैं 200 भी वेरीफाई कर लूँगा तो मैं मेरा जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबली लो हो जाएगा और मैं उसके ऊपर ओपिनियन दे जैसे। लेकिन किसी एरिया के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते हुए रिस्क हाई भी हो सकता है, ठीक है। तो तय क्या हुआ, ये जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के, कल मैंने यहाँ लिखे थे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यहाँ लिखे थे सबस्टांटिव, यहाँ से इशारा करेगा। ये जो रिस्क असेसमेंट है, 3 तरह के प्रोसीजर है, ठीक है। इंक्वायरीज हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से लगाने चाहिए ताकि आपकी असेसमेंट जो है ओवरऑल रिस्क की वो ठीक हो जाए और आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज़ करने हैं नहीं करने इसका तय। आमतौर पर एंट्री के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम तो होता ही है, लिहाजा टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा लेने चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि मेरे पास कस्टमर आता है, मैं कैश सेल करता हूँ, मैं बाहर नहीं बेचता, ठीक है, वो मुझे कैश देता है,
और मैं इसको प्रोडक्ट दे देता हूँ, मैं कोई इनवाइस नहीं पा, इसका मतलब क्या है, कोई सिस्टम नहीं, ठीक है। अब उसकी सेल मेरे पास वेरिफिकेशन का कोई और प्रूफ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसके अंदर यानी कंट्रोल तो है ही नहीं, और रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट रेवेन्यू के अंदर बहुत हाई है, लिहाजा मुझे बहुत डिटेल सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। वो क्या होंगे वो बात होगा, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के थ्रू तो तय ये हुआ कि ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर मैंने अपना रिस्पॉन्स डिसाइड किया, ठीक है। ये जो 315 है ये रिस्क असेसमेंट, और 330 स्टैंडर्ड जो है वो रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, उसके अंदर ये पढ़ेंगे कि जो मैंने 315 में रिस्क असेस किया उसको मैंने रिस्पॉन्स कैसे करना है। मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होंगे या सब्सटेंटिव प्रोसीजर होंगे या दोनों होंगे, दोनों भी हो सकते हैं। अगर रिस्क असेसमेंट में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कंट्रोल हैं तो फिर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी लगाऊंगा, और उसके नतीजे में जो भी मेरी कंट्रोल रिस्क असेसमेंट आएगी उसके बाद में सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लगाऊंगा, ठीक है। और अगर मैंने ये नतीजा निकाला कि कंट्रोल कोई नहीं है तो फिर मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट की बेस के ऊपर मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर और बोथ। नहीं, फिर भी लगाना पड़ेगा। अगर कंट्रोल रिस्क असेसमेंट के अंदर कंट्रोल बहुत अच्छे भी पाए जाएं तो मिनिमम लेवल के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने ही लगाने हैं, अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म, क्योंकि वो आपने रिकॉर्ड में घुसे बगैर वो असेस किया है, वो आप जितना मर्जी अच्छा असेस कर लें वो प्योर असेसमेंट नहीं है, वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट, ठीक है। तो प्योर असेसमेंट किस चीज़ से होगी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। तो ये जो 315 है इसके अंदर बेसिकली ये इन तीनों तरह के रिस्क असेसमेंट की बात करेगा, और वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी एंटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की बात करेगा। एंटी को एंटी का जो एनवायरनमेंट है उसको उसने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है कि उसकी उसके ऑपरेशंस कैसे हैं, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसका आईटी सिस्टम क्या है। मैंने उस सब की क्या करनी है, नॉलेज लेनी है, और उस नॉलेज लेते हुए मैंने कुछ इंक्वायरीज भी कर लेनी है, कुछ ऑब्जर्वेशन भी कर लेनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हाथ में होंगी उससे मैंने रेशियो भी कैलकुलेट कर लेनी है, और इस सारे कंबाइंड नॉलेज से मैंने क्या करना है, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट जो है वो कर लूँगा। तो उसने इस स्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव उसने ये बताया हुआ है कि ऑडिटर को हेल्प किया जाए कि रिस्क असेसमेंट कैसे करें। इसकी समझ ये है कि एंटिटी जो है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन साइकिल पर मुश्तमिल होती है। एक रेवेन्यू साइकिल है, एक परचेज का साइकिल है, एक बैंकिंग का साइकिल है, कैश साइकिल है, कैश ट्रांजैक्शन का साइकिल जो है, कैश साइकिल वो रेशो वाला नहीं, ठीक है, यानी कैश ट्रांजैक्शन कैसे होती है उसको मैं कैश साइकिल कह रहा हूँ। पेरोल साइकिल है, पेरोल कैसे करता है, कैसे पे होता है। तो ये तमाम एरियाज जो हैं ये डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन डिफरेंट एलिमेंट के अंदर किसी एंटिटी के अंदर डिफरेंट कंट्रोल हो सकते हैं। तो मुझे हर एलिमेंट की कंट्रोल को जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के असेस करना है, अगर कंट्रोल्स हैं तो, और अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, रिस्क असेसमेंट के बाद मैं सीधा चला जाऊँगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर। तो ये जो स्टैंडर्ड 315 है ये रिस्क असेसमेंट बताता है, और 330 जो है वो इसका रिस्क असेसमेंट का रिस्पॉन्स कैसे मैंने करना है वो बताता है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात करें। The auditor performed risk assessment procedure to provide a basis for the identification and assessment of risk of material dispute. अब जरा एक तवज्जो करें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, ठीक है। The auditor perform risk assessment procedure. Auditor risk assessment procedure perform करता है, किस लिए, ठीक है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि इससे रिस्क असेसमेंट होती है, नहीं, इससे रिस्क असेसमेंट की बेस होती है। देखिए क्या लिखा, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक, ये बेसिस प्रोवाइड की हैं जिनकी बेस के ऊपर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ इसमें एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल
basis for the identification and assessment of material risk of material misstatement। यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये एक प्रिलिमिनरी लेवल है, इस पे हमें बेसिस मिल जाती है, इसमें हमें नॉलेज मिल जाता है। लेकिन जो प्योर इसकी आप समझ लें कि असेसमेंट है वो बाहर आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल की करते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बेस के ऊपर फिर आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो है वो डिजाइन करते हैं। ये तीनों इंटरलिंक हैं। रिस्क असेसमेंट की बेस के ऊपर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की असेसमेंट की बेस के ऊपर आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ठीक है। रिस्क असेसमेंट जो है वो हमें बताते हैं बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, और जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हैं वो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट डिफाइन करते हैं इन शेप ऑफ कंट्रोल रिस्क, और जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर हैं उनके जरिए हम दर्शक की वेरिफिकेशन है वो करते हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हैं ये तीन तरह के होते हैं। नंबर वन इंक्वायरीज। इंक्वायरी का मतलब होता है आस्किंग ए क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर। सिर्फ इंक्वायरी का मतलब ये नहीं है, इसीलिए मैंने इसको इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन लिख दिया था। यदि इंक्वायरी, ऑडिट में इंक्वायरी का मतलब होता है कि किसी से कुछ पूछना और उसका आंसर मिलना। आम लैंग्वेज में इंक्वायरी का मतलब होता है कि मैं ये पूछूं कि आपका नाम क्या है, ये इंक्वायरी, आप जवाब नहीं है नाम है, इसे इंक्वायरी कहा जाएगा। लेकिन ऑडिट के अंदर इंक्वायरी का मतलब क्या है कि मैंने सवाल किया और मुझे जवाब देना, ठीक है। तो इसलिए इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन हम इसको इस तरह याद रखें। तो मैंने इंक्वायरीज करनी यानी किससे, मैनेजमेंट से। appropriate individual within the internal audit function if such a function exists। अगर इंटरनल ऑडिट है डिपार्टमेंट, ये मैंने इंगेजमेंट लेटर के अंदर भी लिख दिया था, याद है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो वो मुझे उस वक्त थोड़ा अपने आइडिया ले चुका हुआ, ठीक है। तो यूज देम फॉर दी डायरेक्ट असिस्टेंस। आगे जाके ना हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के काम को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक हम उनके काम को यूज करते हैं और एक हम उनके स्टाफ को यूज करते हैं। जब हम उनके स्टाफ को अपने स्टाफ के तौर पर यूज करते हैं तो उसे डायरेक्ट असिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। लाइक आप मैं किसी कंपनी को ऑडिट के लिए गया हूँ, आप चार लोग जो हैं वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं आपका काम इस्तेमाल करूँ, एक टेक्निक ये। दूसरी ये है कि मैं मैनेजमेंट को कहूँ मुझे आपके ये चार बंदे चाहिए, इनको मैंने अपने काम के लिए यूज करना है, ये मेरी डायरेक्शन सुपरविजन में काम करें। तो ये जो दूसरा अरेंजमेंट है कि ये मेरी डायरेक्शन सुपरविजन में काम करेंगे, इसे डायरेक्ट असिस्टेंस कहते हैं। आगे जाकर किसी जगह डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन होगी, ठीक है। तो मैंने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में इंक्वायरी करनी है उनके लोगों की, कि मैं उन्हें डायरेक्ट असिस्टेंस में लूँ, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा या मैं उनके काम को यूज करूँ, मैंने ये इंक्वायरी करना है। देन अदर्स हु मे हैव इंफॉर्मेशन दैट इज लाइकली टू असिस्ट। कहता है कि कोई भी बंदा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उससे मैं इंक्वायरी कर सकता हूँ या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता हूँ, जिससे मुझे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड, ठीक है। देखिए ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट जो है वो दो तरह से हो सकती है, वो एरर से भी हो सकती है, फ्रॉड से भी हो सकती है। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ, तो वो ये फ्रेजेस यूज करेगा तो आपको मस्ट बी क्लियर होता है। तो इंक्वायरीज तो होगी नहीं लोगों के बारे में, मैनेजमेंट से, इंटरनल ऑडिट के लोगों से, उनके काम के हवाले से या उन्हें डायरेक्ट असिस्टेंस में लेने के हवाले से, या कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड जज करने में आपकी हेल्प कर सकता है, आप उनसे पूछ सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। नंबर टू, एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, ये डिफरेंट रेशियोज ट्रेंड का एनालिसिस होता है, जिससे आपको पूरा रिलेशनशिप जो है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और फिर आप उनको टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर उन एरियाज के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के मजीद अपने रिस्क की कंफर्मेशन करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्ट्रक्शन में सपोर्ट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स। जो आपने इंक्वायरीज की हैं उनकी कंफर्मेशन, जो जवाब आए आपको, अब आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जर्वेशन कर, यार इस बंदे ने मुझे ये बताया था कि ये फलां बंदा इतने बजे यहाँ होता है, तो मैं इसकी कंफर्मेशन ऑब्जर्वेशन करके कर सकता हूँ, हाँ कि उसी टाइम पर मैं जाऊँ तो देखूँ बंदा वहाँ है, कि मुझे ये बताया गया था कि फलां बंदा बैंक की कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो ये मैं जाके फिजिकली ऑब्जर्व करूँगा तो ये
इंक्वायरी की कंफर्मेशन हो जाएगी, फिर मुझे बताया गया वो सही है। तो अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन हम किसी प्रोसेस को होते हुए देखना उसे कहते हैं, और इंस्पेक्शन हम किसी काम को होने के बाद देखा जाए उसे कहते हैं। तो मैं ऑब्जर्वेशन के जरिए भी इंक्वायरीज को कंफर्म कर सकता हूँ और इंस्पेक्शन के जरिए भी कर सकता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो 3 प्रोसीजर हैं, इंक्वायरीज, एथिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब वो कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये आपने कैसे लगाने हैं? वो कहते हैं आपने एंट्री को अंडरस्टैंड करना। एंट्री को उसने मेरा ख्याल 5 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया कि एंट्री की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप उसको 5 तरह से उसे एनालाइज कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। और वो जब आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो उस दौरान आप क्या करेंगे? इंक्वायरीज करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर दरअसल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन पर्टिकुलरली इंक्वायरीज, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन जो है वो जब आप इन एरियाज के अंदर घुसेंगे तो आप मसलन यदि आपने एंट्री के आईटी सिस्टम को वैल्यूएट करना, आपने एंट्री के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखना है। अब जो एमआईएस होता है किसी एंट्री का, वो बहुत सारे एमआईएस का मजमूआ होता है। वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो सेल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो परचेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, वो कैश इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलते हैं तो कंपनी का एमआईएस बनता है, जिसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो वो कहते हैं जब आप कंपनी के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का नॉलेज ले रहे होंगे तो आप बहुत सारी इंक्वायरीज भी करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी करेंगे, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन भी करेंगे। तो क्या होगा? एनालिटिकल रिव्यू आपने पहले ही कर लिया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ये सारा नॉलेज करने से आपको उस एरिया के अंदर जो रिस्क हैं वो सेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आप एंटिटी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसका नॉलेज लेंगे, तो उसके हवाले से जब आप इंक्वायरीज करेंगे, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो आपको उस एरिया के रिस्क सेस हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो उसने एंट्री को नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज लेते लेते ही हमने ये प्रोसीजर के साथ साथ अप्लाई करना। एक्चुअली ये नॉलेज लिया ही इन प्रोसीजर को अप्लाई करके जा सकता है, ठीक है। मैं एमआईएस में घुसूंगा तो मैं इंक्वायरीज करूंगा, मैं अगर मैंने नॉलेज लेना है कि यार फलां ट्रांजेक्शन कैसे होती है, फलां कैसे इनिशिएट कैसे होती है, ऑथराइज कैसे होती है, अप्रूव कैसे होती है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, तो ये मेरा क्वेश्चन ही है ना। तो मैंने अपने ये जो एरियाज हैं इनके अंदर मैंने क्या करना है, ये सारे के सारे प्रोसीजर अप्लाई करने हैं, जिससे मेरी रिस्क असेसमेंट भी हो जानी है और मुझे एंट्री का नॉलेज भी हो जाना है। मुझे एंट्री के एनवायरमेंट, उसकी, उसके बिजनेस की, उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो वो 5 जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं? कहते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओनरशिप एंड गवर्नेंस and its business model, including the extent to which the business model integrates the use of IT, ठीक है। एंट्री एंड इट्स एनवायरमेंट के अंदर पहली चीज क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओनरशिप एंड गवर्नेंस एंड इट्स बिजनेस मॉडल, इंक्लूडिंग द एक्सटेंट टू व्हिच बिजनेस मॉडल इंटीग्रेट्स द यूज ऑफ IT। क्या IT कितनी यूज होती है? आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऊपर बोर्ड बैठा है, नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हर जो बोर्ड का मेंबर है वो क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया का